नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, आज रविवार है और हर रविवार को यहाँ पर स्पेशल क्लास चलती है करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास जो पूरे वीकली का यहाँ पर समराइजेशन आप जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले महीने के, इस महीने के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके इस एग्जाम्स में जो विभिन्न राज्यों द्वारा एग्जाम्स कराए जाते हैं, वहां पर जो आयोग द्वारा जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें से जो पूछे जा सकेंगे आपके हाल फिलहाल पिछले 2 3 4 महीनों में। क्योंकि जब मैं क्लास लेकर के आता हूं तो मैं बार बार कहता हूं, मैं करंट ही होता है मेरा क्लास, लेकिन थोड़ा सा पुराना, क्योंकि मैं काट के छाट के मलाई छाट के लेकर के आता हूं। ठीक है, और जो मलाई मैं आपको बांटता हूं वो मलाई ऐसा होता है कि आपकी तैयारी कहते नहीं, मलाई खाने से आदमी मोटा तंदुरुस्त होता है। ये क्लास वो क्लास है कि यहां की तुम क्लास की अगर मलाई खा लोगे, ये प्रश्नों वाली मलाई, तो तुम्हारे एग्जाम की तैयारी एकदम दृढ़ सुदृढ़ और दृढ़ता पूर्वक तो यहां पढ़ाया जा ही रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है। और साथ ही साथ देखो, इससे पहले जो 5 क्लास में मैंने प्लेलिस्ट इसकी पूरी बना दी है। 1 to ऑल प्रश्न देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो दैट्स ओके, अगर उससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। और अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है कि क्या जरूरी है, कहां पूछा जाता है, कितना सब पढ़ने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। इसे आप अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, और अगर आप किसी भी राज्य के जा रहे हो, भैया मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी राज्य का भी है, मध्य प्रदेश का लगा पड़ा है, बिहार का होने वाला है, यूपी का भी देखो इसी साल होना, इतना तय है, होना इसी साल है, बस डेट नहीं दे रहे, काफी ज्यादा दिक्कत किए हुए, क्या किया जाए। उसके बाद अलग अलग उत्तराखंड का आपके सामने एग्जाम है, एग्जाम लगे पड़े हैं, होना इसी साल में बहुत कुछ है। तो इसलिए करंट अफेयर्स मैं वीकली लेकर के आता हूं कि आप लोग करंट अफेयर्स के टच में रहे, करंट अफेयर्स को अच्छे समझें, और बहुत ही चुन चुन के चीजों को लाता हूं जिससे आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को लेके इफ ऑफ बट ना है। क्योंकि भैया यूपी में 15-15 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी अन्य राज्यों में भी यही हाल है, कहीं कम नहीं आता। ठीक है, कहीं 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आपके आ जाते हैं। तो इसलिए चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक एक प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर प्रश्नों को बहुत डिटेल में बताता हूं कि अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो या ना जानते हो तो इतना डिटेल में बता देता हूं कि आप उसके बाद भूल ही नहीं सकते। यानी कि मेरी क्लास देखने के बाद भूलने के लिए ना आपको दवा लेना पड़ेगा। ऐसे कहते नहीं कि याद करने के लिए कुछ दवा लाओ, तो मेरी क्लास देखने के बाद भूलने के लिए दवा लेना पड़ेगा। लेकिन तभी जो मैं कहूं वो कर दो, बस जो पढ़ा रहा हूं उसके शॉर्ट नोट्स बना लो और एक बार रिवीजन कर लो, फिर बस चलो। पहला प्रश्न है, प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन नामक दस्तावेज ये जो है भारत और किस देश के मध्य जो है हस्ताक्षरित है। तो कौन सा भी है, प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस। देखो ये जो मैंने 5 क्लास में 115 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हुए हैं, आज उससे बढ़ रहे हैं। मैं पूरी ये सीरीज चलाने वाला हूं आपके पेपर तक। ठीक है, क्या है, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिससे आप जितना पढ़ लें उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें रटने की जरूरत नहीं होती। अब मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं, अगर उस हिसाब से पढ़ लोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत ना थी, ना होती है और ना होगी। क्योंकि मैं फैक्चुअल डाटा देता हूं, जहां से आपको कुछ चीजें थोड़ी सी नोट्स करने की जरूरत होती है, जिसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं, उसे रिवीजन करने की जरूरत होती है। बाकी इतनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप चीजों को खुद ब खुद दिमाग में उसे बैठा लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। आपको पता है, मैं यहां पर अगले स्लाइड्स में डिटेल में बताता हूं। चलिए, तो भारत के विदेश मंत्री रूस यात्रा के दौरान गए थे। चलो रूस गए थे, तो वहां पर दोनों देशों ने 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से एक आपका क्या था, प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, बी, क्या, रूस। अब देखो यहां पर मैंने जब इतना डिटेल में बताया, तो अब आप बताओ, कहीं भी आपको दिखेगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हां सर ने कुछ बताया था कि हम जो विदेश मंत्री थे वो किसी देश की यात्रा पर गए थे, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हां रूस। देखो यही होता है, पढ़ने का तरीका यही है, चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ो। अभी तुम डायरेक्ट पढ़ते यहां में रूस बता के हट जाता है ना, तो तुम फिर उसे रटना हो जाता, वो नहीं, ये होता है तरीका। आगे देखो उसके बाद क्या हो, यह प्रोटोकॉल सैन्य एवं आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के पारस्परिक संपर्क आदि में प्रगति को बढ़ावा देगा। अब देखो ये चीज मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहीं पर आपसे कथन के नीचे पूछ सकता है कि ये जो यहाँ प्रोटोकॉल कंसल्टेशंस जो साइन किया गया, यह किस क्षेत्रों से संबंधित था। तो ये सैन्य, आर्थिक सहयोग, अन्य चीजों को लेकर के 3 हुए थे, वो उन तीनों के अंतर्गत ये सारी चीजें थी। ठीक है, और देखो ये जो प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस हुआ, इसकी अवधि 4 वर्ष होगी, तो 2024 से 2028 तक होगी, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब देखो एक एक पॉइंट यहां का मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह से बता दूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगे। तो इसकी क्या हुआ था, रूस के द्वारा साइन हुआ, किन टॉपिक्स पे हुआ,
कितनी अवधि है। और देखो इसके अलावा दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया। आपको चीज पता होना चाहिए, जो आपका तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो आपके किस रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है, उसके संबंध में भी 2 अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर हुए। तो जो टोटल 3 थे उनमें आप प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन था, दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य के लिए था, और तीसरा आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर के था। क्लियर, समझ गए? अच्छी लगा पहला प्रश्न? ऐसे पूरी क्लास चलने वाली है। लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत और इटली। देखो भारत और इटली के मध्य हुए प्रवचन और आवाजाही, ठीक है, प्रचलन और आवाजाही समझौते के संबंध में सत्य कथन क्या? चलो यहां पर बताओ, भारत और इटली के दोनों कथन आपके सामने दिया गया। चलो अभी मैंने पिछले प्रश्न में क्या कहा कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? आप पूछ भी लिया, जवाब दो। मैं वहां पर क्यों बताता हूं डिटेल में कि कथन में अगर आ जाए कि प्रोटोकॉल कंसल्टेशन इन दो देशों के बीच हुआ जिसकी समयावधि इतने वर्ष है, तो आपको वो चीज पता होगी तभी तो जवाब दोगे। बताओ इसका क्या होगा? चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो यहां पर क्या कह रहा है, केवल 2, यानी कि भैया इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2 सही है, यानी कि पहला यहां पर गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, यहां पर इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। भारतीय छात्र 12 महीने तक वहां पर अस्थायी तौर पर रह सकेंगे। या भैया 12 महीने तक, 18 नहीं 12 महीने तक अस्थायी तौर पर रह सकेंगे। ठीक है, और शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, ये समझ लो, इटली ने मौजूदा फ्लो डिग्री, ठीक है, के तहत 2023, 24, 25 के लिए नॉन सीजनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लो डिग्री नॉन सीजनल और सीजनल भारतीय कामगारों के कोटा के लिए आरक्षित किया है। तो फ्लो डिग्री है जो स्पेशली दी जाती है, सीजनल नॉन सीजनल होती है जो भारतीय कामगारों के लिए होती है। ठीक है, एएसआई जो इटालियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, ये जो एएसआई देख रहे हो ना, एएसआई इटली की अपनी स्पेस, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है वैसे वहां की। ठीक है, अगले हो सकता है पेपर में पूछ ले, क्योंकि इटली और भारत का कुछ न्यूज में था तो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आयोग ऐसे ही प्रश्नों को टच कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किस देश ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार का केस जो जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए आरोप तय किया? तो मतलब भैया इजराइल के खिलाफ ये हुआ कि ये कहा गया कि इन्होंने जो है आपके जो आपका गाजा पट्टी है, जो आपका फिलिस्तीन है, वहां पर जो है नरसंहार कर रहा है, तो इसी के उल्लंघन के लिए तो वहां पर क्या आरोप लगाया है। तो किस देश ने भैया, किस देश के खिलाफ था? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब कह दिया, इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो सकता है, तो भैया दक्षिण अफ्रीका ने लगाया। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने भैया जो है वहां पर जो है किस पर लगाया है? इजराइल पर। और कहां पर हमला करने के लिए? तो गाजा फिलिस्तीन पर। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, गाजा में अपने सैन्य अभियान द्वारा चलाए जा रहे तरीकों उसके जेनोसाइड कन्वेंशन के उल्लंघन का दोषी समझता है। तो दक्षिण अफ्रीका था। कितने लोग को पता था? नहीं पता था। देखो इसीलिए कहते हो, ये सब क्लास देखोगे यही सब क्लियर होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुना है कि इजराइल को गाजा में नरसंहार कृत्य को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे इंडिया में क्या हुआ था ना कि उनको ये नहीं पता है कि सीन क्या है, बस वो एक तरफ लोग इजराइल को सपोर्ट करने लग गए थे, कुछ उन्हें कहानी नहीं पता कि वास्तव में वहां पर जो है दोषी इजराइल है। बस अभी हमारे देश में थोड़ा सा एक अलग माहौल चल रहा है, जहां पर जैसे पहले जाति से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, आजकल धर्म से बहुत ज्यादा हम लोग इंडिया में परेशान है। तो बस धर्म के आधार पर उसे बुरा मान रहे थे, जबकि वहां पर वो जो है क्या कर रहा है, उन चीजों को सह रहा है, बहुत ज्यादा सह रहा है। ठीक है, देखो जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड वर्ड को सबसे पहले लाया किसने था? तो पोलिश वकील राफेल लेम्किन। क्या नाम था भैया? पोलिश वकील राफेल लेम्किन ने जो है इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो यहां पूछ सकता है, क्योंकि देखो इस साल ये न्यूज में है तो हो सकता है पूछ ले। जैसे आप लोगों ने यूपी वालों ने तो इस साल एक प्रश्न देखा था ना, अक्सर पूछ लेता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं इसका प्रयोग कहां हुआ था, किसने किया था। तो ये आपको यहां से भी आ गया। चुन चुन के एक एक पॉइंट बताता हूं, क्योंकि बार बार कहता हूं मेरी जो क्लास होती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही मैं प्रश्नों को चुनता हूं, और हर राज्यों में ये काम आएगी। कागज पे नोट कर लो, लिख लो, जब पेपर हो जाए तो अलग अलग राज्यों का उठा के देख लेना कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आया है कि नहीं। बहुत चुन के लाता हूं भैया, मेहनत लगती है, ऐसे नहीं लेकर आता हूं। किस देश ने ओपेक, ठीक है, ओपेक से बाहर होने की घोषणा की है? चलो बताओ ओपेक क्या है, आपको मैंने डिटेल में काफी बार ये सब चीजों पे चर्चा की, इसीलिए कहता हूं क्लास देखो, डेली देखो। बहुत बड़ी नहीं क्लास लाता है, 45 मिनट, संडे स्पेशल क्लास होती है तो 45 मिनट 1 घंटा हो जाता है बस, उससे बड़ी क्लास नहीं लाता हूं। क्यों? क्योंकि स्पेशल होती है, 1 दिन का होता है, आदमी करंट अफेयर्स हमें कवर करना होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन हाँ
बहुत जरूरी चीजें होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ओपेक का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिस इसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने स्थापित किया था। तो इसके संस्थापक सदस्य 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5 है। अंगोला ने इसे छोड़ने की घोषणा की। तो भैया यहां पर अंगोला ने इसे जो है छोड़ने की घोषणा की। आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, अगर पढ़े हो तो जवाब दो, अगर नहीं पढ़े हो तो ये जान के चलो यही सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अन्य सदस्य देख, आज की डेट में इसके अन्य सदस्य देश कौन कौन थे? तो अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गाबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, ये सभी जो है इसके आज की डेट में सदस्य हैं। और देखो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, जो बहुत बार स्टेटिंग में पूछा जा चुका है। आप लोग वनडे एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, कुछ लोग वनडे एग्जाम्स भी देते हैं इसको पढ़ते हुए, क्योंकि सबको लाइफ में कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट चाहिए होता है कि जहां पर हम एक बार स्टेब्लिश हो जाए, फिर उसके बाद आगे देखते रहेंगे। तो वैसे वो सब एग्जाम्स के लिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने साल के लिए कार्यकाल शुरू किया? देखो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, उसमें क्या कह रहा है कि भारत ने, यानी कि भारत ने सदस्य के रूप में अब कितने साल के लिए कार्यकाल शुरू किया। देखो यहां पर भारत को मिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आयोग के बारे में बहुत कम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि बार बार कहता हूं जो चीजें लेकर के आता हूं ना, अच्छे अच्छे जो है भैया पढ़ाने वाले मैं देखता हूं। भैया मैं भी इसी दुनिया में हूं, और मैं भी इसी दुनिया में देख रहा हूं कि सब कर क्या रहे हैं। ठीक है, मेहनत मेरी सच्ची है, सब कुछ है, बट ठीक है अभी वो पहुंच नहीं मिल रही है, एक दिन में एक रात में नहीं मिलती, यही सोच के बस मेहनत कर रहा हूं। आप लोग का अगर शेयर मिल जाए, आप लोग का अगर सब्सक्राइब मिल जाए, आप लोग का अगर लाइक मिल जाए, तो मेरे ख्याल से मेरी मेहनत का रिजल्ट भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, क्या कहा जाए। ठीक है, उम्मीद पे कायम हूं, लेकिन अब वो एक बार मेरी उम्मीदों पर कुछ तो करें। अगले चलो यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा? तो 4 साल का, देखो भैया सदस्य के रूप में 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या 4 जवाब दिया वो सही कर ले। देखो इसकी स्थापना 1946 में, किसकी भैया? ये जो आयोग है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। दिख रहा ना, दिख रहा होगा। उसके बाद यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है, यानी कि जो स्टेटिक्स क्या होता है, स्टेटिक्स, जो स्टेटिक्स सिस्टम अलग अलग कंट्रीज में यूज होते हैं, तो उनको लेकर के ये पूरा जो है एक सर्वोच्च संस्था होती है पूरे विश्व की, जो चीजों को अन्य देशों को क्या करता है, सुझाता है कि क्या करना है, कैसा है। ठीक है, इसमें 24 देश है। कितने टोटल? 24 देश हैं। इनका चयन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे क्या इकोसॉक कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। तो इकोसॉक द्वारा इसके जो है जो चीजों सदस्यों की चयन किया जाता है। टोटल 24 इसके सदस्य देश है। 1946 में स्थापना हुई थी, 4 साल का कार्यकाल होता है, और ये जो है सांख्यिकी प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब उस आयोग के बारे में नहीं भूलोगे, उम्मीद करता हूं नहीं भूलोगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में सत्य कथन क्या है? बताइए, सत्य कथन क्या है? जवाब दीजिए। देखते रहिए, पिछली बार संडे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो क्लास नहीं चली थी, लेकिन ये चलती रहेगी। अब बहुत नहीं लाता हूं, मेरे ख्याल से अगर मैं एक बार क्लास लाता हूं तो 25 प्रश्न, 30 प्रश्न, 35 40, 25 से 40 के बीच में ही मेरा चला करता है। ठीक है, जैसे जिस दिन ज्यादा लंबी क्लास होने के चांस होते हैं 25 से 30 प्रश्न, जब लगता है कि हाँ ये प्रश्न जल्दी हो जाएंगे 40-40 प्रश्न, क्योंकि मैं 1 घंटा सवा घंटा में क्लास खत्म करने की सोचता हूँ, या उससे पहले जो ज्यादा अच्छा है। तो देखो भारत के संबंध में क्या है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 80 स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत के पासपोर्ट से 62 देश में क्या होता है, बिना वीजा के हम यात्रा कर सकते हैं। और इस इंडेक्स के प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से 6 देश है। मतलब कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पर 6 देश एक साथ हैं। ये तीनों पॉइंट समझ के बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो पहली बात तो ये लंदन स्थित है, बहुत बार पूछा गया है कहां पर, तो ये जो पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करती है ये लंदन स्थित है। ठीक है, इसमें 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर यह जो है इंडेक्स जारी करता है। मतलब ये चीजों का आकलन करता कैसे, बहुत बार आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि ठीक है करता तो करता कैसे। तो ये करता है जो या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो तमाम तरह के आंकड़े आते हैं उसके द्वारा ये अपना आकलन करके ये इंडेक्स जारी करता है। अब इसमें इसका सही जवाब क्या है? 6, तीनों कथन सत्य हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों वाक्य भैया सत्य थे, तो यहां पर सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत 80 स्थान पर है, 62
और जो है बिना बीजक जा सकता है। और प्रथम स्थान पर 6 देश संयुक्त रूप से हैं। वो संयुक्त कौन से? फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो ये 6 देश प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से है, जो शक्तिशाली पासपोर्ट के क्या कहते हैं, दायरे में आते हैं। ठीक है, क्लियर, डन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक के संबंध में सत्य कथन क्या है, बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुआयामी गरीबी शीर्षक, हेड काउंट रेशो 2019 घटकर इतना हो गया है और बहुआयामी गरीबी सभी संकेतों में सुधार दर्ज किया गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीति आयोग के ये सब चीजों को आयोग मतलब आपके जो पेपर कराने वाला आयोग होता है अच्छे से पूछता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या दोनों कथन सत्य हैं। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। देखिए गरीबी एक होता है पॉवर्टी, एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसे क्या कहते हैं, बहुआयामी गरीबी। तो उसमें से कितने आपके 24.82 करोड़ जो है बाहर आए हैं। गरीबी के मामले में हेड काउंट में गिरावट की गति 2005-6 से 2015-16 के बीच की तुलना में 2015-16 से 2019-20 के बीच बहुत तेज थी। यानी कह रहा 5-6 से लेके 15-16 जो गिरावट आ रही थी उसके कंपैरिजन में 15-16 और 19-21 के बीच में तेजी से ज्यादा गिरावट आई है। अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में निर्धनता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी से कमी देखी गई। ठीक है, तो इन राज्यों में सबसे तेजी से कमी देखी गई। और देखो भारतवर्ष 2030 से पहले, काफी पहले एसडीजी 1.2 जो क्या कहते हैं, बहुआयामी गरीबी अनुपात को कम से कम आधा करने को प्राप्त करने की राह पर है। यानी कि 1.2 ये कह रहा था कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है उसको आप कम से कम 2030 तक आधा करना है। तो 2030 से पहले ही भारत उसको जो है पूरा क्या कहना है, उसको पूर्ण उस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर अग्रसित है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो। मैं इतना लिख के मैं आपको कथा के लिए नहीं लाता हूं ये सारे पॉइंट्स, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे जहां से अलग अलग पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। अब यहां पर मैंने राज्यों का नाम लिया तो यहां पर राज्यों से बन सकता है, यहां पर इससे पॉइंट से बन सकता है कि किस वर्ष के बीच में जो है गिरावट तेज थी, कमी तेज थी। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि कितने करोड़ भारतीय जो है पिछले 9 वर्षों में बाहर निकले, क्योंकि ऐसे स्टैटिक और डायरेक्ट बेस्ड प्रश्न आपके पीसीएस लेवल के पेपर में बहुत आते हैं भैया। और नीति आयोग के जो कुछ रिपोर्ट्स होते हैं उनसे प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आप वनडे एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप एक अधिकारी, बी ग्रेड की अधिकारी बनने जा रहे हैं जो पूरे राज्य का जिम्मेवार होता है। तो वो इन सब पेपर्स को जब हल करने जाओगे तो ऐसे सारे प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई द्वारा शुरू की गई नई सुविधाएं कौन सी हैं? पहले देखो, क्रेडिट ऑनलाइन, यूपीआई, यूपीआई लाइटेक्स या यूपीआई टैप एंड पे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। केवल 2, केवल 1, मतलब 1 2 3, केवल 2 3, 1 3। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। तो चलिए देखिए, सबके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। आप में से अगर जो जानते अच्छी बात है, नहीं जानते तो आइए जानते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। यह यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व स्वीकृत लोन का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। पहले केवल बैंकों में जमा रकम का ही जो है लेन देन किया सकता था। इसमें देखो ये सुविधा दिया गया कि अगर आपने कोई लोन पास करा लिया है, अब आप उस लोन की राशि को भी यूपीआई के जरिए जो है यूज कर सकेंगे। पहले क्या होता था, जो आपकी सेविंग अकाउंट होती थी उसी के जरिए आप कर सकते थे। ये पॉइंट समझो। दूसरा क्या है, यूपीआई लाइट एक्स। ये देखो, तो यहां पर इसका क्या है, देखो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट तो यहां पर सही है, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब तीनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तीनों के बारे में जानो। यहां पर क्या है, यूपीआई लाइट, इसके जरिए यूजर्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफएससी को सपोर्ट करने। जी भैया, यानी कि टच जैसे होता है ना, टच करो पेमेंट हो जाता है, एनएफसी होता है। किसी भी डिवाइस के माध्यम से ऑफलाइन मोड में, जी भैया, अगर आपके पास ऑफलाइन मतलब नेट नहीं है तब भी धन भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो एनएफएससी बेड पर है, जिसे यूपीआई लाइट एक्स कहते हैं, और क्या ऑफलाइन में भी ये काम करेगा। उसके बाद क्या है, यूपीआई टैप एंड पे। ये है, माफ करेगा मैंने शायद आपको पहले बता दिया था। यूपीआई टैप एंड पे
क्या, इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन यही काम करेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन में कंफ्यूज हो गया, ये काम करेगा जिसमें आधारित क्यूआर कोड की मदद से बिना पिन वाले, जी भैया, एक टैप से भुगतान पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। आप गए वहां पर है क्यूआर कोड को वैसे आप देखेंगे, स्कैन करेंगे, बस हो गया आपका, क्योंकि वो उस पर चलेगा। ठीक है, अभी आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, पिन कोड डालते हैं, तब पैसा जाता है, उसमें पिन कोड डालने की कोई भी जरूरत नहीं होने वाली है। वो क्या है, यूपीआई टैप एंड पे, यूपीआई लाइट एक्स क्या है, और यूपीआई क्रेडिट लाइट ऑन यूपीआई क्या है, ये तीनों चीजों को आप समझ लो। इससे प्रश्न बन सकता है कि ये तीन सुविधा की गई, इसका मतलब क्या है। बार बार कहता हूं, यहां अगर आपके सामने मैं चीज लेकर के आया तो जरूरी है तभी लाए, अन्यथा मैं लाता ही नहीं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्या होगा, भारत में तेल और गैस के खपत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। भारत में तेल और गैस के खपत के संबंध में बताइए सत्य कथन क्या है। यहां पर 4 कथन मैंने आप सभी को दिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला, जवाब दीजिए भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो तेल और गैस कितना इंपॉर्टेंट चीज है आपके देश के लिए, क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टैटिक, आप इसे चाहे स्टैटिक समझ लीजिए चाहे करंट अफेयर समझ लीजिए, बार बार कहता हूं करंट अफेयर्स आपके स्टैटिक पोर्शन का ही एक विस्तृत भाग होता है। जो आपके कुछ चीजें हो रही होती उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, परिवर्तन बदलाव एक ही मतलब होता है, वो चीजों को हम आपके आज के डेट में उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका जीके जीएस जो होता है उसी में जो चेंजेस होते हैं ये आपका करंट अफेयर्स में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या। भारत विश्व में तेल और ऊर्जा उपभोक्ता के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो यहां पर क्या कह रहा है, भारत जो है इसके मामले में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये चीज आप जान के चलो। तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, गलत। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अपनी कुल प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 33% तेल और गैस से प्राप्त करता है। तो यहां पर कितना, 33%, तो ये भी गलत, यानी कि बी भी नहीं होगा, क्या 45% लिखा नहीं होगा। आगे देखते हैं, अपनी कुल तेल की जरूरत का लगभग 85% वह आयात करता है। तो 85% आयात करता है, कितना कह रहा है, 95%। जी भैया ये भी गलत आपका। अब इसका मतलब ये क्या होगा, पूरी जरूरत का लगभग 48% नेचुरल गैस आयात करता है। ये तो सही हो गया, चार में से एक तो सही है ही। ठीक है, अब देखो केवल चौथा सही हो गया। हाल ही में ओएनजीसी ने, ये न्यूज में क्यों है आप समझो, मैं कह रहा हूं न्यूज में क्या है, सारी चीजें क्यों बताएगी समझना। अभी हाल ही में ओएनजीसी ने क्या किया है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 डीप सी परियोजना से तेल का उत्पादन शुरू किया है, और यह केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और भारत में कुल 26 स्थल पर क्या नाम है, 6 बेसिन है। ठीक है, तो ये जो बेसिन होता है जहां से तेल निकाला जाता है, तो कुल 26 स्थल हैं। ठीक है, जहां से ये चीजें होती हैं, और अभी ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपना चीजें शुरुआत की हैं। और क्या होता है, ये जो है क्लस्टर 2 डीप सी परियोजना के तहत जो इसका उत्पादन शुरू किया गया है। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक छोटा पॉइंट, जहां से आयोग आपसे खेलने की कोशिश करेगा आप उसे मुंह तोड़ जवाब दोगे। तो उसके लिए मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो भैया, लाइक नहीं किया लाइक करो, और इसके अलावा डेली 10 बजे प्रैक्टिस सेट चलती है वो देखा करो, क्योंकि अभी आपका डेट नहीं आया। यूपी वालों परेशान मत हो, डेट नहीं आया, लेकिन पढ़ते रहो। बार बार कहता हूं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऐसी चीज है तुम्हें रोज करना चाहिए। अगर तुम्हारा आज पढ़ने का मन नहीं कह रहा, मैं सबसे कहता हूं, तुम्हारा बुक खोल के पढ़ने का मन नहीं है, कुछ ना करो, हटा दो, बुक बंद कर दो, प्रैक्टिस सेट चालू कर दो। मत पढ़ो, नहीं पढ़ने मत पढ़ो, प्रैक्टिस सेट कर दो। प्रैक्टिस सेट किए, गलत हो रहा है होने दो, उसके आंसर जाके देखो कैसे हैं, क्या सही जवाब वो देखो, वो भी पढ़ने का तरीका है। मैं प्रैक्टिस सेट क्यों कहता हूं, मैं आप मेरी प्रैक्टिस सेट देखेंगे बहुत डिटेल में बताता हूं। क्यों बताता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप पढ़ने का मन नहीं है, मेरी प्रैक्टिस सेट देखने आ रहे हो, तो इतना बता दो, इतना उन्हें ज्ञान दे दो कि अगर वो बुक ना भी खोले ना, तो उनका जान के चलो कि उनका कोटा पूरा हो जाए। ये मेरी आदत है, आपको यहां भी देखेंगे, हर क्लास मेरी यही देखेंगे। और पॉलिटी तो मैंने जो पढ़ाई होगा, पॉलिटी आप लोग प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, खुद समझ जाएंगे कि ये हवाबाजी बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अभी हाल ही में भारत ने हांगकांग को जो है पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और ये विश्व का शेयर मार्केट के नंबर में अपनी एक पोजीशन बढ़ा लिया, यानी कि नीचे से ऊपर है। अब किस नंबर पर पहुंच गया आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चौथे स्थान पर। कौन से भैया, चौथे। तो जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया उस सही के लिए, भारत अब चौथे नंबर का जो है शेयर बाजार मार्केट बन गया। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। ब्लूमबर्ग द्वारा
जानते हैं बहुत बड़ी संस्था है। इसके अनुसार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में जो सूचीबद्ध शेयर हैं उनका संयुक्त मूल्य 2000 जो जनवरी 2024 को 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जबकि हांगकांग का 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। तो इस प्रकार ये चौथा बन गया। अब देखो प्रथम तीन कौन से हैं, पहले पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे आपका चीन है और तीसरे पे आपका जापान है। तो संयुक्त यूएसए, चीन, जापान के बाद अब भारत जो है आपका चौथे नंबर पर आ चुका। तो ये भी एक बहुत खुशखबरी की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी जनसंख्या यार देखते जो, अभी पता हमारे यहाँ पे सही से अब धीरे धीरे कुछ लोग जो है थोड़ा शेयर मार्केट खेलने लगे हैं, वरना पहले केवल शहरों की चीज थी। आजकल तमाम ऐप और इन सब के आ जाने से हुआ कि चलो गांव के लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास देखो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में लगभग हर व्यक्ति जो कमाता है खाता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यहां पर भी वैसा कल्चर नहीं, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो ये सब अगर प्रश्न पढ़े होगे तो ये सब जवाब तुम्हें फटाक से देना चाहिए, लेकिन ये बता रहा हूं जो चीजें मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा ना वो तुम्हें शायद ना पता हो, वो तुम्हें शायद ना पता हो। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, अरविंद पनगड़िया। जी भैया, अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के क्या नाम है, पुराने जो है क्या कहते हैं आपके वो रह चुके हैं वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन तो आपको पता है, प्रेसिडेंट आपको पता है कि प्रधानमंत्री होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं। आज के डेट में कौन है, सुमन बेरी है और राजीव कुमार जी भी पुराने एक्स क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वाइस क्या नाम है नीति आयोग के। ठीक है, ये प्रथम थे, अरविंद पनगड़िया जी प्रथम जो है बने थे जब नीति आयोग बना था। अब देखो इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी से जो है आपको पता अनुच्छेद 280(1) जी भैया, इसके तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को किया गया। देखो वित्त आयोग का काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि सभी राज्यों के लिए वित्त अंतरण में समानता लाना, यानी कि ऐसा ना हो जैसे अक्सर आप देखते हैं ये कहा जाता है, इंडिया में भी आप हाल ही में न्यूज में देखे होंगे कि साउथ के स्टेट्स कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, जिस प्रकार से हमें प्रोपोर्शन में पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस चीज की जो असमानता ना, इसके लिए जो इसका गठन किया जाता है जो इन सब चीजों को देखता है। ठीक है, इससे पहले आप जान के चलो 15वां वित्त आयोग जो गठन हुआ था उसके एन के सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो 16वां वित्त आयोग है इसकी जो सिफारिश अगर ये देगा, इसकी सिफारिश लागू कब से होंगी, तो भैया वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जो 5 साल तक यानी कि 2031 तक रहेंगी। कब, 31 मार्च 2031 तक रहेंगी। ठीक है, तो यानी कि अभी 2026 तक आपका 15वां आयोग ही चलना, लेकिन 16वां आयोग का गठन क्यों कर दिया गया कि अभी से वो चीजों को देखे समझे, क्योंकि वो तो अपना काम करके चले गए, उनको जो कहना था उन्होंने अपना बता दिया, अब उनका टाटा बाय बाय सी यू हो गया। अब नए वाले हैं ये पूरी चीजों को देखेंगे अपने 2 साल 3 साल, फिर वो रिकमेंड करेंगे, फिर उनके बाद चीजें जो है चालू होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता चीजों को पूरा बनाना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टअप कंपनियों से जुड़े शब्दावली, फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग। ठीक है, अब देखो ये मैं क्यों लेकर के आया हूं, क्या अर्थ होता है। दरअसल आज के डेट में हमारे देश में स्टार्टअप को लेकर के गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, और अक्सर स्टार्टअप को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टअप को लेकर थोड़ा सा रुझान भी चल रहा है, तो इस वजह से ये ऐसा चीज है जहां पर मुझे उम्मीद लग रही है कि यहां से चीजें जो है पूछा सकता है, क्योंकि आयोग क्या करता है, यही सब करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको लाया हूं। अब बताओ इसका क्या होगा, ये फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग का तात्पर्य क्या होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पूरा देखिए, जवाब समझिए क्या हो सकता है। समझिए, चलो जिनको पता होगा अब तक जवाब दे दिए होंगे। फ्लिपिंग का मतलब होता है भारतीय कंपनी या स्टार्टअप के पूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित कर देना। फ्लिपिंग का मतलब होता है कि कोई इंडिया की कंपनी उसने अपना पूर्ण स्वामित्व किसी विदेशी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया, पूरा दे दिया। लेकिन रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, रिवर्स फ्लिपिंग होता है कि उन कंपनियां स्टार्टअप्स के स्वामित्व को वापस, जी भैया दे दिया था लेकिन वापस क्या, भारत में वापस क्या भैया, भारत में जो है ला करके स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, ए। ठीक है, तो यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा, ए। ठीक है, क्लियर, समझ गए, अच्छा लगा। अब ये सब चीज तुम मिस करोगे, कह रहा हूं ना, यहां जो तुम पढ़ेगा बार बार कर, इतना मोटा गट्ठा में नहीं बनाने देता हूं, मेरा काम होता है इतना, मैंने बार बार कहा है 6 से 9 महीने का स्पेशल फोकस होता है, इतना आता है, और वह मैं हर संडे को इसीलिए क्लास लाता हूं।
और जो जो प्रश्न लाता हूँ बार बार कहा हूँ ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो। तुम इस क्लास को देखने के बाद निराश नहीं हो के आओगे पेपर से। टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ, मैं जितना पढ़ाता हूँ उससे मैं कहता हूँ कि वो पढ़ लो, रिवीजन कर लो, तुम कभी निराश नहीं होगे। मैं सबकी तरह ही नहीं कहता हूँ कि पढ़ा दूंगा आ जाएगा। अरे अब तुम जो आ रहा रोज पढ़ा दोगे तो उसमें से आना ही है। चुन के पढ़ाओ, सेलेक्टिव पढ़ाओ, तब तुम्हें माने कि हाँ तुम हो। सब पढ़ा दोगे सब में से तो आना ही है। उठा के मैं स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ा दूं उसी में से आना, उसके बाहर से कहाँ आना। पॉलिटी पूरा पढ़ा दूं इसमें उसी में से आना, बाहर से कहाँ आएगा। आएगा तो उसी में से ना, क्योंकि बनाने वाला वहीं से बनाएगा। ये तरीका नहीं होता, वो तो आएगा ही भैया, वहां से बाहर आ ही क्या सकता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, ठीक है, आयोग ने लौह अयस्क के संबंध में अपनी एक जो है रिपोर्ट जारी की। उसके संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ 3 कथन दिए गए, पढ़िए इसका, बताइए क्या कथन सही है, बताइए। कथन वाले प्रश्न भैया हमारी क्लासेज में आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है आयोग जो है यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा खेल रहे हैं आजकल। तो इसलिए जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। समझिए माय डियर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है। तो इस अध्ययन के अनुसार भारत लौह अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। पहली पॉइंट तो ये कह रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, तो यानी कि पहला पॉइंट तो यहां पर सही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, लौह अयस्क के वैश्विक उद्योग यानी कि पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत 7% की हिस्सेदारी रखता है, लेकिन यहां पर कितना कह रहा है, 11% की हिस्सेदारी रखता है, तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद भारत में लौह अयस्क, भारत में विश्व भर में चौथा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक देश है। यहां पर कौन सा कह रहा है भैया, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गलत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, केवल एक। तो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और देखो यहां पर जो उत्पादन होता है लौह अयस्कों का, उसके बारे में देखो क्या है। जो इसके प्रमुख खदान बेल्ट हैं, आप देखो वो बेल्ट आपको पता होना चाहिए। एक आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दूसरा आपका दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट है, तीसरा आपका क्या महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, और चौथा आपका क्या है, बेल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु और तुमकुर बेल्ट है, ठीक है, समझ गए। और हाल के वर्षों में भारत वर्षों में लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है। दरअसल इस रिपोर्ट में यह भी बात एक कही गई कि जिस हिसाब से भारत का लौह अयस्क का निर्यात बढ़ रहा है, यह भी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर लौह उत्पाद ऐसे होते हैं कि अगर जो है इन्हें हम दूसरे देशों को दे देंगे तो ये इतनी जल्दी बनते नहीं है और इनका जो है फिर कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर बताई गई है, ठीक है, क्लियर, समझ गए अच्छे से क्या है लौह की स्थिति, क्या है पूरी चीज, और क्या है इंडिया में इनसे कहाँ मिलते हैं, हर चीज मैंने बता दिया। अगर तुम इतना जान जाओगे ना, मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब बाकी कुछ स्टेटिक पॉइंट है कि किन किन जगहों पर क्या कारखाना है, क्या है, वो तो आप ज्योग्राफी और प्रैक्टिस क्लास में मेरे आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। वही सब करना, पूरा रटा दूंगा जी के जीएस यार। भारतमाला के देखो, भारतमाला परियोजना आपको पता है चलाई गई है कि पहले चरण को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई। चलो भैया अभी जानेंगे इसके बारे में भी डिटेल में कि क्या क्यों कैसे, ठीक है। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया अगर मैं आपसे पूछूं कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2000 भैया आपके कितने तक, 2027-28 कर दिया गया। कितना, 2027 है। तो जितने क्या सी जवाब दिया है तो सही कर ले। बार बार कहता हूं अगर रोज पढ़ रहे तो जवाब दे दिया करो, इसीलिए मैं स्टैटिक फॉर्म में नहीं लाता हूं, मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कभी भी जब आप क्या, क्यों, कैसे, ये 3 चीजों के आधार पर पढ़ाई करोगे तब तक आप जो है चीजों को इतना सीखोगे कि कोई दिन भर में 2 बार उस किताब को पढ़ ले, तुम एक बार बैठ करके ध्यान से पढ़ लो तो तुम उसके बराबर उससे अच्छे से पढ़ लोगे। ये रियलिटी है, क्योंकि जब आपका दिमाग प्रश्न करता है ना, तब वो जब समझता है। आप किताब ऐसे पढ़ लो, कहानी पढ़ लो, लेकिन उसी कहानी में भी आप रोचकता के साथ पढ़ो। अच्छा अच्छा उसकी मम्मी को क्या हुआ था, अच्छा अच्छा उसके लवर की मृत्यु कैसे हुई थी, अच्छा वो उसको पहली बार कहाँ मिली थी। जब आप ऐसे रोचकता से पढ़ोगे ना तो आपको दिमाग में हिट कर जाती है। कभी भी अंदाज लेना, ऐसे कहानी की तरह पढ़ते चले जाओगे, नो इंटरेस्ट, फिर बस पढ़ लोगे, पढ़ा रहेगा लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। चलो जानते हैं। तो भारतमाला परियोजना आपको पता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन शुरू की गई एक योजना थी, जो एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत कई चीजों का था। तो 2017 में इसके पहले चरण को मंजूरी मिली थी। इसके अंतर्गत 2022 तक आपको पता है 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन हुआ क्या, नवंबर 2023 तक केवल 42% काम ही पूरा हो पाया।
मतलब वही कहा जाता है ना कि बातें बड़ी बड़ी काम छोटी, तो वही दिक्कत है, केवल बयान 50% भी नहीं हो पाया। तो इसी वजह से जो है इसे फाइनली बढ़ाया गया, 2027-28 तक कर दिया गया, ठीक है। जहां 2022 तक इसको जो है इतना करना था, वही 23 तक अभी 42% हो पाया। समझिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया है, बताओ। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। बस भैया जवाब देते रहिए, कुछ प्रश्न और फिर क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था, बहुत बड़ी क्लास नहीं लेकर के आता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, इसे 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया था और 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। इसे फाइनली 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखो, इसकी शुरुआत 2021 में जब हुई थी तो 3 वर्षों के लिए हुई थी, लेकिन अब बढ़ाकर 2025 तक करेगा। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य एक है जो टीयर 3 और टीयर जो है 6 के जो केंद्र हैं, मतलब जगह हैं, और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित में क्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां पर भुगतान स्वीकार करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस डेवलपमेंट फंड का वो निर्माण किया गया था, जिसमें आपको पता है जैसे क्या, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है, क्विक रिस्पांस कोड के जरिए जो आप लोग आज से आप लोग यहां पर तो कर लेते हो, यहां पर चीजें अलग, यहां पर आपको नेट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर जगह भी जैसे उत्तराखंड चले जाओ, वहां पे आपको कॉलिंग सुविधा भी जैसे थोड़ा सा अच्छी जगह में, वरना आप थोड़ा सा आउटर चले जाओ नहीं मिलेगी, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत होगी। वहां पर अगर आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करोगे तो दिक्कत होगी, कनेक्शन दिक्कत। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई, जैसे दूर दराज और जो बहुत पिछड़े हैं वहां पर भी हम इस चीजों का जो है स्थापना कर सके कि इस प्रकार की दिक्कत उनको ना आए। समझ गए क्या, क्यों, कैसे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब अगर ना हो पाए तो एक छोटा सा शेयर करो। जैसे दिन भर में आप लोग मीम शेयर करते हो ना, मीम तो शेयर करते ही हो अपने दोस्तों से, दिन भर में कितना मीम शेयर करते हो, मीम शेयर करते हो कि नहीं तो कोई वीडियो शेयर करते, नहीं तो कोई शॉर्ट शेयर करते हो, शेयर करते हो ना, जो एक ग्रुप बन जाता है जहाँ अच्छी खासी बातें होती हैं। तो वैसे पढ़ाई लिखाई की बातें थोड़ा ये भी शेयर कर दो। मेरे ख्याल से शेयर करोगे गाली देगा नहीं, क्योंकि अच्छी चीज है, एक ही शेयर करना है दिन भर में, ठीक है। ऐसा भी है नहीं कि हफ्ते में एक दिन लाता हूं, ये भी नहीं है कि रोज लाता हूं। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, वन नेशन वन पास, ये जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक जो है पहल है, मतलब एक योजना, बताइए ये किस मंत्रालय से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इसको जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। देखो ये इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका ये वन नेशन वन पास है, दरअसल देखो जो आपका नेशनल ट्रांजिट सिस्टम है, ये एक पहल है जिसके अंतर्गत ये होता है कि जैसे चीजें एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, कोई दिक्कत ना हो। और इसमें क्या है कि जो लकड़ी है, बांस है या अन्य लघु वनोपज है, वो बिना बाधा के पारगमन यानी कि ट्रांजिट हो सके, यानी कि क्या एक राज्य से दूसरे राज्य का स्थान दूसरे स्थान तक जा सके, उसके लिए आपको जो है एक नेशन एक पास दे दिया जाएगा इसके अंतर्गत, जिससे आप लेकर आए जाए, यानी कि कोई आपको रोके ना, परेशान ना करे, कोई आपसे पूछता आप वो दिखाएंगे, उसके बाद आप चाहे जहां जा सकते, ठीक है। समझ के क्या है, कैसे है, किन चीजों को इसमें जो है लाभान्वित किया जा रहा है, समझ ये सारी चीजें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक का उद्घाटन किया, जो किस राज्य से संबंधित है, बताइए वह राज्य कौन सा है जहां से संबंधित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, महाराष्ट्र। जी भैया, महाराष्ट्र में आपका ये बना है। आइए डिटेल में जानते हैं। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसे मुंबई ट्रांसफार्मर नहीं होगा, मुंबई सी लिंक होगा, ठीक है, कहा जाता है। देखो ये टोटल लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर, लेकिन इसमें से 16.5 किलोमीटर पूरी तरह से समुद्र के जो है ऊपर बना है। और देखो यह मुंबई और नवी मुंबई को जो है जोड़ता है। देखो मुंबई में आपका मुंबई में आपके सेवरी को ये ले जाकर के जो रायगढ़ का आपका क्या है, न्हावा सेवा, ठीक है, न्हावा सेवा से जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम आप देखे होंगे, क्या नाम था, अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक। नाम से आप समझ गए किसको कहां जोड़ता है, ठीक है, क्लियर।
ये जानने वाली चीज थी और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी जानने वाली चीज है। अब बस इतना बहुत है, अब इसके बाद जानने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने किस कंपनी को आलू की एक किस्म के लिए पेटेंट क्लेम करने की अनुमति दी? चलो बताओ भैया। दरअसल अभी आप अगले स्लाइड में देखो, मुझे इसमें कुछ इतना बताने की जरूरत नहीं, क्यों, मैं आपको समय देता हूं 15-20 सेकंड, क्योंकि आपको आ गया सही, वरना अगली स्लाइड में वैसे इतना बता देता हूं कि आपको मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा, तो भैया पेप्सिको। पेप्सिको को जो है यहां पर ये जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। हुआ क्या था, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय ये कि पोटैटो चिप्स, जी भैया जो आप चिप्स खाते हो तो आलू से बनता है पता है, तो उसके लिए एक किस्म की ये आलू उगाता था, तो उसको लेकर के क्या था कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी जो बनी हुई है, इसने जो है पेप्सिको ने कहा कि ये केवल मेरे पास इसका अधिकार है, तो उसने इसी से मना कर दिया था। जो वो किस्म का नाम था FL2027, ठीक है, उस आलू की किस्म का नाम था। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये जो है इस पर अधिकार केवल जो है पेप्सिको का ही होगा, और यही जो है उस पर अपना पूरा कॉपीराइट रखता है, ठीक है। इतनी सी बात थी। दरअसल इस वैरायटी में क्या है कि इस वैरायटी जो चिप्स बनते हैं उसमें जो खराब आलू कम निकलता है, इसमें शर्करा की कमी होती है इस आलू की जो वैरायटी है, तो मतलब चिप्स के लिए ज्यादा अच्छा, मतलब ये पूरी तरह से बनाया ही, डेवलप ही किया गया था एक अपने जो है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दरअसल क्या हुआ कि इसको लेकर के किसान चले गए कि हमें उगाने नहीं दे रहे, अपने कह रहे हैं, तो उन्होंने, सरकार ने कहा नहीं, किसान भी कर सकते हैं, आपके पास अधिकार नहीं है। तो होता क्या, किसानों को फायदा हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब पूरा अधिकार इनको मिल गया, ठीक है। अब चाहे आप जो समझिए। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, जी भैया विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति की बस्तियां, गांव के लिए नई सौर योजना शुरू की गई, जिसकी योजना अवधि कितने होगी। मतलब ये कह रहा है, आपको पता है जनजातीय, ठीक है, तो इसको जो है यहां पर शुरू किया गया। बताइए कितनी, इसकी योजना अवधि कितने तक है, ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने, बस अब इसके बाद आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म होने वाली है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, 2023-24 से 2025-26 तक, क्या, तो 2025-26 तक जो है इसका ये सही जवाब है, इसका सही जवाब है, ठीक है। देखो ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इस योजना की जो निगरानी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा जनजातीय समूह मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाएगा। इसमें एक संवेदनशील जनजातीय समूह के परिवारों को ऑफ ग्रिड, देखो ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा के जरिए बिजली प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1 लाख परिवारों को, ठीक है, 1 लाख परिवारों को जो है इसके अंतर्गत ये लाभ देने का प्लान है। चलो ये आज का आखिरी प्रश्न है, ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म कहां स्थापित करने का एक ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, मतलब कहां स्थापित होगा और उसके लिए ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इस आखिरी प्रश्न के साथ इस क्लास को यहाँ खत्म करेंगे, और फिर जाते जाते भैया सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और सबसे बड़ी चीज अपने दोस्तों शेयर नहीं कर तो करो। रोज सुबह 10 बजे भैया देखो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है, आपका पढ़ने मन नहीं लग रहा तो मैंने बताया प्रैक्टिस करो, डेट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस से अच्छी चीज कुछ नहीं है। इसी प्रैक्टिस सेट के लिए आप हजारों रुपए मार्केट में देते हो, सैकड़ों देते हो, यहाँ फ्री में मिल रहा है। मोबाइल नेट वही है ना, सब कुछ वही है, टाइम भी कम लेता हूं, सब कुछ लेता हूं, जितना बताता हूं उतना तुम्हें वहां 1000 रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं जब यहां तुम्हें डिटेल में बताता हूं उस चीज को तुम खुद जब पढ़ते हो दोनों में बहुत अंतर आता है, ठीक है। तो चलो इस आखिरी प्रश्न का यहां पर सही जवाब क्या है भैया, गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर जो आपका गुजरात में है, वहां पर जो है ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। इंडियन गैस एक्सचेंज, जी भैया नाम समझिएगा, इंडियन गैस एक्सचेंज और गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गांधीनगर में ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म स्थापित करने के लिए समझौता किया। आप समझो जो इंडियन गैस एक्सचेंज है, ये भारत का एकमात्र गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी, क्लास देखने वालों को मैं बता सकता हूं, ठीक है। देखो ये जो आपका एक्सचेंज होगा, ये IFSC गिफ्ट सिटी जो है, जो आपका गुजरात में स्थित है, उसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा। देखो एक चीज सुनो, ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स को भी विकसित करने की बात की गई है, मतलब एक इंडेक्स विकसित किया जाएगा जिससे हम जो है क्या करेंगे, जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत है उसका तय करने में ये क्या करेगा, इस इंडेक्स के जरिए हम बेंचमार्क की भूमिका निभाएगा कि क्या रेट होना चाहिए हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। समझ गए, क्लियर में, डिटेल में आपके एक एक प्रश्नों का यहां पर जवाब मिला है। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को अगर आप देख लेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं हमारे आयोग में।
तो जो आते हैं वही यहाँ पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको मलाई देता हूँ छाट के, उससे आप अगर अपनी प्रैक्टिस सेट में शामिल कर लेंगे तो आपकी तैयारी तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त और क्या होगा, हेल्दी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर सब कुछ अच्छा करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया लाइक करो, और साथ ही साथ हर संडे को आना मत भूलो। बाकी डेली सुबह 10 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास यहाँ पर चलती ही है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। और हर राज्यों के लिए यहाँ पर तैयारियां करवाई जा रही है। बाय, हैव अ गुड डे।